Now, investigation part of the COPD. Okay. इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन वही सिंपल फंडा, चेस्ट एक्सरे से स्टार्ट करेंगे। चेस्ट एक्सरे, यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा हमारे को? हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशंस। तो यहाँ पे जो हार्ट शेडोज देखने को मिलेगी वो किस तरीके से देखने को मिलेगी, एक सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको चीज समझ में आ जाए। तो एक्चुअल में जो हमारा ये पहले मैं हार्ट बना देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज दिखेगी वो आपको दिखेगी ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट शेडोज। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रेशर, एयरवे की वजह से क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। और यही प्रेशर हमारे डायफ्राम पे देखने को मिलेगा। तो ये जो डायफ्राम इस तरीके से डोम शेप का है वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्लैट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमारे को? फ्लैट, फ्लैट डायफ्राम। ओके। तो tubular heart shadows and flat diaphragm seen in the chest X-ray. Okay. Then next in a investigation PFT. Second is the PFT. PFT एंड PFT में क्या मिलेगा आपको? मैंने जैसे बताया था ये किस तरीके का पैटर्न है? ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स देखने को मिलेगा जो कि क्या होगा? इरिवर्सिबल। क्या होगा? इरिवर्सिबल। और यही चीज मैंने ब्रोंकियल अस्थमा में क्या बोला था? रिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न कैसे देखने को मिलेगा? कि यहाँ पे जो इंक्रीज होगा FEV1 इज लेस देन, वहां पे हमने ग्रेटर देन की बात की थी, ग्रेटर देन 15, यहाँ पे लेस देन 12% आफ्टर बीटा एंटागोनिस्ट। ये बेसिक फंडा है। इसी तरीके से थर्ड है हमारा एबीजी। एबीजी हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे क्रोनिकली क्या देखने को मिलेगा? जो कि क्रोनिकली हमारे को ब्रोंकियल अस्थमा में देखने को मिला, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन फोर्थ पॉइंट इज द सीरम अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन लेवल is decrease. Then fifth point, HRCT, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या डायग्नोस्ट होगा? एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। अब इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता है एक्चुअल में। सीओपीडी का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके स्टेजिंग से, स्टेजिंग ऑफ द सीओपीडी, स्टेजिंग ऑफ द सीओपीडी। पहला तो बाय नेम पूछा जाता है कि कौन सी बाय नेम किसी ओपीडी की स्टेजिंग किस नेम से की जाती है? तो उसका नाम है गोल्ड क्लासिफिकेशन, गोल्ड क्लासिफिकेशन। एंड गोल्ड क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? तो यहाँ पे लिखो स्टेज, देन FEV1 वैल्यू,
then FEV1 upon FVC. FVC वैल्यू। तो अगर जीरो स्टेज है, जीरो स्टेज मीन्स दी एट रिस्क वाला है। एट रिस्क किसको बोलते हैं? जो स्मोकर्स है, जैसे कि मैंने बोला था एट रिस्क है जो कि स्मोकर्स है, तो वहां पे वैल्यूज नॉर्मल मिलेगी ग्रेटर देन 80% FEV1 वैल्यू, एंड FEV1 अपॉन FVC वैल्यू भी नॉर्मल मिलेगी। ये नॉर्मल रेंज है एक्चुअल में 0.7। तो ये 0.7 एंड ग्रेटर देन 80% आर दी नॉर्मल वैल्यूज। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को? जीरो रिस्क वाली एट रिस्क। ठीक है, ये एक्चुअल में हैरिसन से लिया है मैंने। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमारे को क्या मिलेगा? वैल्यू ग्रेटर देन 80%, बट FV अपॉन FVC लेस देन 0.7। ओके, सेकेंड स्टेज में क्या मिलेगा? रेंज 50 to 80, एंड यहाँ पे वही सेम 0.7। थर्ड स्टेज में क्या मिलेगा? 30 to 50, एंड यहाँ पे 0.7। फोर्थ स्टेज, इसको हम कह सकते हैं फिफ्थ स्टेज, क्योंकि जीरो को हमने बी स्टेज में माना था। तो यहाँ पे मिलेगा लेस देन 30%, लेस देन 30%। ओके, एंड यहाँ पे वही 0.7। तो ये गोल्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑफ द COPD। देन नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस की यहाँ पे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं मेनली, जैसे कि कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनल की वजह से क्या डेवलप हो सकता है? नेक्स्ट, कंजेस्टिव हेपेटाइटिस। देन थर्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा कोर पल्मोनल की वजह से? राइट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज, एंड व्हेनेवर राइट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज, definitely left ventricular cardiac output is decreased, and left ventricular cardiac output is decreased, it stimulate किसको? हमारे रेनिन को, तो आदि सिस्टम को, तो increase the renin, and whenever increase the renin, it stimulates the aldosterone increases, and aldosterone works on the nephrons, and it reabsorbs the sodium and water, the sodium retention. Okay, देन फोर्थ, ये क्या करेगा? जब पे भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा तो वहां पे हमारा क्या है? ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स अल्फा इज इंक्रीज व्हेनेवर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, एंड डेफिनेटली क्या करेगा? कैकेक्सिया क्या डेवलप करेगा? कैकेक्सिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है? यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है COPD। तो हमने फर्स्ट कंप्लीट किया ब्रोंकियल अस्थमा, देन COPD। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ब्रोंकियोप्टाइसिस से। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इस ब्रोंकियोप्टाइसिस से। ओके ओके, ब्रोंकियोप्टाइसिस की पहले एक डेफिनेशन लिख लो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि ये क्या है? इरिवर्सिबल
dilatation, irreversible dilatations and destruction of सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिड साइज मिड साइज एयर वे मिड साइज एयर वे मीन्स the fifth to ninth generation fifth to ninth generation of the bronchus of the bronchus फिफ्थ टू नाइन्थ जनरेशन को ही हम क्या कहते हैं मिड साइज एयरवे ओके तो इसका मतलब क्या हुआ इरिवर्सिबल डायलिटेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस तो ये किस तरीके से मैकेनिज्म चलती है एक शॉर्ट फॉर्म में मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्रोंकाइटिस किस तरीके से चलता है देखिए ये हमारा मिड साइज एयरवे एंड एयरवे के अंदर क्या है हमारे सीलिया ये क्या है जो कि म्यूकस क्लियरेंस का काम करेंगे वन साइडली ठीक है अगर कोई भी इंफेक्शन होने के बाद में कोई भी इंफेक्शन होने के बाद में जो कि प्रॉक्सिमल पोर्शन रहता है जहाँ पे इंफेक्शन हुआ है उसका प्रॉक्सिमल जो पोर्शन है तो वहां पे इंफेक्शन की वजह से क्या होगा न्यूट्रोफिल लेवल इंक्रीज होने लगेंगे एंड न्यूट्रोफिल रिलीज होंगे एंड न्यूट्रोफिल्स लोकली आने से क्या होगा वो वर्क करेगा हमारा इलास्टेस एंजाइम्स पे एंड इलास्टेस एंजाइम क्या करेगा डेफिनेटली स्मूथ मसल सेल्स है तो स्मूथ मसल सेल्स को क्या करेगा डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयर वॉल destruction of the air wall airway wall then airway wall अगर डिस्ट्रैक्ट होगी तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी तो डेफिनेटली जो चीज़ इतनी है तो वो कितनी हो जाएंगी इतनी लूज हो जाएंगी जैसे कि कोई इलास्टिक रबड़ की तरह ठीक है ना तो यहाँ पे क्या होगा डायलेटेशन ऑफ द एयरवे dilatation of the airway and whenever dilatation occur एक्चुअल में जो सीलिया है तो ये जैसे कि इस तरीके से जो सीलियास आपको दिख रहे हैं ये वाले तो वो क्या होंगे अब वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो एकदम दूर दूर है तो वो अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाते और वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को सीलिया तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीलिया से क्या मिलेगा सीलियरी डिस्फंक्शन सीलियरी डिस्फंक्शंस ओके तो यहाँ पे जो दो मैकेनिज्म है फर्स्ट वन इज द डायलिटेशंस इरिवर्सिबल डायलिटेशंस एंड सेकंड वन इज द सीलियरी डिस्फंक्शन second one is the ciliary dysfunctions so what is the cause what are the risk factors first सबसे पहले बात कर रहे हैं सीलियरी डिस्फंक्शन की सीलियरी डिस्फंक्शन की सीलियरी डिस्फंक्शन में दो सिंड्रोम है और दोनों ही याद होने चाहिए क्योंकि ये दोनों सिंड्रोम क्या करते हैं सीलियरी डिस्फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट वन इज दी कार्टी जेनर सिंड्रोम एंड कार्टी जेनर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है तीन चीजें मिलेगी फर्स्ट वन इज दी साइनोसाइटिस
साइनोसाइटिस क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज जो साइनस के अंदर जो सीलिया होते हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाते, इस वजह से साइनोसाइटिस। सेकंड, इनफर्टिलिटी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारा ओवम है इन अ फॉलोपियन ट्यूब, तो वो हमारा यहाँ पे एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट तक कैसे जाता है? जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसे कि आप ये ऑप्स एंड गायनी की क्लास होगी तब वहां पे बताया जाएगा कि ये फैलोपियन ट्यूब की सेल्स कैसी होती हैं। इज दी सीलिएटेड, ओके, सीलिएटेड कॉलम्युलर सेल्स होती है। तो यहाँ की जो सीलिया है वो काम नहीं करेगी तो ओवम क्या होगा? मूव नहीं कर पाएगा। तो जब मूव करके इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो क्या डेवलप होगा? इनफर्टिलिटी। ओके, साइनोसाइटिस, इनफर्टिलिटी, एंड देन साइटस इन्वर्सस, जहाँ पे जस्ट अपोजिट हमारे को बिग हार्ट वेसल्स देखने को मिलती है, साइटस इन्वर्सस। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टी जेनर सिंड्रोम के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं मिलता है। अगर कार्टी जेनर वाइज पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, टॉपिक पता होने चाहिए और इन जनरल आपको पता होना चाहिए सीलियरी डिसफंक्शंस के अंदर, ठीक है। कार्टी जेनर सिंड्रोम्स में भी ब्रोंकाइटिस भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, देन दूसरा जो सिंड्रोम है उसका नाम क्या है? यंग सिंड्रोम। यंग सिंड्रोम, यंग सिंड्रोम में क्या मिलेगा हमारे को? इडियोपैथिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। सिंपल एक लाइन याद रखनी है, इडियोपैथिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। ओके, देन फर्स्ट रिस्क फैक्टर तो हुआ हमारा सीलियरी डिसफंक्शन। देन सेकंड है इन्फेक्शन। हर एक डिजीज में हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे क्लेमाइडिया की बात की, इन्फ्लुएंजा की बात की। अभी बात आती है हमारा ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फेक्शंस की। तो यहाँ पे कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं याद होने चाहिए, लाइक पर्ट्यूसिस, देन क्लेमाइडिया, देन मीजल्स, देन मम्स, देन माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, देन माइक्रोबैक्टीरियम टीबी। थर्ड, जैसे कि मैंने बताया था, इंक्रीज द इलास्टेज लेवल। एंड इलास्टेज क्या कर रहा था? डेफिनेटली ये इंक्रीज क्यों होगा? इसके पीछे रीजन ये रहता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। फोर्थ वन is the destruction of the airway due to the antibodies. Destruction of the airway due to the antibodies. एंड एंटीबॉडीज किस में देखने को मिल सकती है? लाइक SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। जब मैं अभी आपको जॉइंट्स करवाऊंगा, जिसको हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर, तब आपको SLE कंप्लीटली समझ में आएगा। ओके, एंड एंटीबॉडीज किस में देखने को मिलेगी? एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस, ABPA, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज द dilatation of the airway. एंड dilatation of the airway का मैंने बताया था, of the airway। तो डायलिटेशन ऑफ द एयरवे किस
अलग थ्योरी अगर पढ़ी जाए तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो भी हमारी एयरवे है तो वहां पे ट्रैक्शन ऑफ द फाइब्रोसिस लगता है। लाइक यहाँ पे कोई एक फाइब्रोस पार्ट है, यहाँ पे एक कोई फाइब्रोस, जहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ है तो आपको भी पता है फाइब्रोसिस होने के बाद में हम क्या कहते हैं, एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। तो ये जो ट्रैक्शन लगता है वो जस्ट अपोजिट साइड में लगता है। वो क्या लगता है, जस्ट अपोजिट साइड्स पे लगता है ड्यू टू दिस फाइब्रोसिस, ड्यू टू दिस फाइब्रोसिस। ओके, तो ये क्या डेवलप हो रहा है, ये कौन सा फोर्स है, इट इज अ ट्रैक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये किस में देखने को मिलता है, मेनली हमारे को सिस्टिक फाइब्रोसिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, या फिर ये फाइब्रोसिस डेवलप हुआ in a cases with the repeated radiations, repeated radiations. Okay, sixth point, sixth point is the obstructions. Sixth point is the obstructions, and obstructions due to this lymph node enlargement, lymph node enlargement, or second thing is the adenoma. Then seventh point, डिक्रीज दी, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा, डिक्रीज दी क्लियरेंस ऑफ द सिक्रीशंस, डिक्रीज द क्लियरेंस। और ये क्लियरेंस क्यों क्लियर नहीं हो रहा, ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस। ओके, तो ये डिक्रीज द क्लियरेंस ड्यू टू दिस सीरियरी डिसफंक्शंस। तो यहाँ पे डिक्रीज द क्लियरेंस या डिक्रीज द क्लियरेंस ऑफ द सिक्रीशंस, जिनके पे क्या मिलेगा, लिम्फेटिक हाइपोप्लेजिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, येलो नेल एपिरियंस, येलो नेल सिंड्रोम। Yellow nail syndrome develops due to this decreased clearance of the secretions, जहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, lymphatic hypoplasia। lymphatic hypoplasia। Okay, then next next one is the clinical features, next one is the clinical features of the bronchiectasis। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला था, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द ब्रोंकाइटिस, आंसर इज स्पुटम। तो इसी जैसे मैंने नोट्स बनवाए हैं इसी वे में आपको याद रखना है कि पहले आया कफ जिसके अंदर ब्रोंकियल अस्थमा, कफ विद स्पुटम मींस दी सीओपीडी, देन ओनली स्पुटम, एंड स्पुटम का जो करेक्टरिस्टिक है इन अ ब्रोंकाइटिस cases it is a foul smelling and it is a large volume, large volume with foul smelling। okay, characteristic features है। then second symptom of the bronchiectasis is hemoptysis, हेमोप्टाइसिस। एंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि मैंने जीआईटी जब कंप्लीट करवाया था या कवर करवा रहा था तब मैंने ना
जीआई ब्लीडिंग जो हो रही थी, तब उसका मैंने मोस्ट कॉमन कॉज बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेमोप्टाइसिस की अगर बात कर रहे हैं तो हेमोप्टाइसिस के अंदर सोर्स क्या रहेगा, ब्लीडिंग का सोर्स, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी। ओके, इसी तरीके से ये तो हुआ हमारे सारे क्या सिम्टम्स। ओके, इसी तरीके से हमारे को क्या पता होना चाहिए, साइंस। साइंस के अंदर सबसे पहला साइन तो लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, क्लबिंग। क्या देखेंगे, क्लबिंग। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, इंस्पेक्शन, पैल्पेशंस, परकशंस एंड ऑस्कल्टेशंस। इंस्पेक्शंस के अंदर हमारा मीडिया स्टर्नल शिफ्ट एंड मीडिया स्टर्नल शिफ्ट एब्सेंट। परकशन, सॉरी, पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशन में वही वोकल फ्रेमिटस एंड वोकल फ्रेमिटस क्या मिलेगी, जहाँ पे भी एयर ट्रैपिंग है वहाँ पे डिक्रीज। परकशन, परकशन में हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस एंड ऑस्कल्टेशंस में क्या मिलेगा हमारे को, क्रिप्स इन दी मिड इंस्पायरेटरी, क्रिप्स इन दी मिड इंस्पायरेशन। Okay, and bronchi is also present, bronchi is also present. Okay, then next, साइंस कंप्लीट हुए, तब हम आप इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस विद सिंपली किसके साथ में स्टार्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे के साथ में। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं, और वो कैसे रहती हैं, एक सिंपल डायग्राम बनाइए। जो यहाँ पे एयरवे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मिड एयरवे क्या मिलेगा, डेफिनेटली डायलेटेड। तो ऊपर लिखिए डायलेटेड एयरवे। एंड यहाँ पे हमारे को एक इस तरीके से अपीयरेंस देखने को मिलेगी लोअर लोब में, और वो क्या शो करेगी, एक ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ओके, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इसी तरीके से हमारे को राइट साइड में क्या देखने को मिलेगी, एक रिंग शेडो देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंग शेडो। रिंग शेडो क्या देखने को मिलेगी, रिंग शेडो देखने को मिलेगी। ओके, तो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे को चेस्ट एक्सरे में देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज द डायलेटेड एयरवे, देन ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, देन रिंग शेडोज। ओके, ओके। क्लास 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, तो 10 मिनट्स बाद में इमीडिएटली रिज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमारे पास में केवल 10 to 15 मिनट्स का और मटेरियल है कि हम रेस्पिरेटरी को कंप्लीट करें। रिंग शेडोज, देन अगर है ना, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ब्रोंकिक्टाइसिस के अंदर हमारे को सीलियरी डिस्फंक्शंस मिलता है। सीलियरी डिस्फंक्शंस में हमारे को क्या देखने को मिल रहा था, कार्टिजेनर सिंड्रोम। एंड कार्टिजेनर सिंड्रोम के अंदर मैंने क्या वर्ड बताया था कि डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिल सकता है कि हार्ट शेडो जस्ट अपोजिट में देखने को मिल रही है, या ग्रेट वेसल्स जस्ट अपोजिट से देखने को मिल सकती है आपको, या फिर it is associated with the first one is the Cartigener syndrome and second one is the हमारा येलो नेल सिंड्रोम। येलो नेल सिंड्रोम, जहाँ पे हमने बोला था लिम्फेटिक हाइपोप्लेजिया, येलो नेल सिंड्रोम।
एंड येलो नेल सिंड्रोम में हमारे को क्या मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन। इनके साथ में प्लूरल इफ्यूजन्स भी देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ द येलो नेल सिंड्रोम। ओके, अब if it, bronchiectasis develops with the Carter-Syndrome syndrome, develops the dextrocardia seen in the chest X-ray। ओके, तो चेस्ट एक्सरे में क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपको एक इमेज में क्लियर हो गई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल और जिसको प्रॉक्सिमल को क्या कह सकते हैं, सेंट्रल ब्रोंकियोटाइसिस। सेंट्रल या proximal bronchiectasis, what are the cause? First one is the ABPA. ABPA means PA, sorry, allergic bronchopulmonary aspergillosis। Okay, then second cause is the tracheo bronchomegaly। ट्रेकियोब्रोंकोमेगेली एंड ट्रेकियोब्रोंकोमेगेली की वजह से क्या डेवलप हुआ हमारा ब्रोंकियोटाइसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनियर-कुन सिंड्रोम। मोनियर-कुन सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जहां पे ब्रोंकियोमलेशिया मिले, ब्रोंको मलेशिया causes the bronchiectasis known as a William Campbell syndrome। William Campbell syndrome। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बीच में बता दिया। देन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस ऑफ द केस ऑफ द ब्रोंकियोटाइसिस, आंसर क्या जाना चाहिए? आंसर इज HRCT। आंसर इज HRCT चेस्ट। ओके, देन थर्ड PFT, देन PFT। हेलो सर, जी, ये HRCT का क्या मतलब है? हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेटिव टोमोग्राफी। PFT pulmonary function test इज द इरिवर्सिबल पैटर्न हमारे को देखने को मिलेगा। इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स देखने को मिलेगा, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। देन फोर्थ वन इज द एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे को लेट ब्रोंकियल अस्थमा में देखने को मिल रहा है, इट इज क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें, वहां पे हमारे को क्या मिलेगा, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होंगे, सारे नाम याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि क्या पूछा जाएगा, ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्रोंकियोटाइसिस। ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपके सामने आ रहे हैं 7 कॉम्प्लिकेशन, और 7 कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट इज दी रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर। Second one is the core pulmonale. Third one is the hypoproteinemia। अब आप कहेंगे कि सर हाइपोप्रोटीनीमिया क्यों डेवलप हुआ,
due to protein loss in a form of the sputum. Then fourth point is the metastatic abscess. Then fifth one is the secondary amyloidosis. Then sixth one is the सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस. जब अपन करेंगे तब आपको पता चलेगा वहां पे क्या डेवलप होता है. वहां पे डेवलप होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम. वहां पे डेवलप होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम. Then seventh and last complication of this bronchiectasis is the pneumothorax. अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे को याद नहीं रहेंगे कि क्या हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर हमारे को ऑल एक्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्रोंकाइटिस, तो एक आंसर याद रखिए जिसको हम बड़ा सा क्रॉस लगा के लिखते हैं, और वो क्या है? इट नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीए लंग. ओके, और ये हमेशा ऑप्शन में होता है कि सीए लंग इट इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन. Okay, big no. Then next, it is a Dutch hypothesis. What is a Dutch hypothesis? Dutch hypothesis समझने के लिए आपको एक 3 सर्किल बनाने पड़ेंगे. Please rejoin again. We have less than 1 minute, so we end this session and we rejoin with the same ID and password immediately. Okay, please rejoin again immediately.